हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जेटी के रिगार्डिंग सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूं, जिसमें बताया हूं कि जेटी के दौरान संडे अवेल कर सकते हैं या नहीं, और अवेल करते हैं तो किस रूल्स के तहत अवेल करते हैं। साथ में हम आपका कॉपी भी इसमें इनक्लोज कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि यह जो रूल्स है यह आपको कहाँ पर मिलेगा। और साथ में दोस्तों बताऊंगा कि दूरी के हिसाब से कितने दिन आपका जेटी बनता है। साथ ही जेटी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जेटी के दौरान आप संडे अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जेटी के दौरान यानी कि जब आप जेटी काट रहे होते हैं तो उस दौरान आप संडे अवेल कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वह मैंने आगे आपको बता रहा हूं। आप यहां पर देखिएगा दोस्तों, यह मैंने स्वामी हैंडबुक का चैप्टर नाम है जो कि कार्यग्रहण काल यानी कि ज्वाइनिंग टाइम। आप कोई भी स्वामी हैंडबुक उठाइए, वहां पर यह इस चैप्टर को निकालिएगा और वहां पर आगे जाइएगा तो वहां पर अवकाश दिन का एक पॉइंट मिलेगा। वहां पर दोस्तों आप क्लियर मेंशन किया हुआ है, यदि अवकाश दिन कार्यग्रहण काल के बाद पड़ता है तो ऐसे अवकाश दिनों को सम्मिलित करने हेतु सामान्य कार्यग्रहण काल को बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी कि यदि अवकाश दिन जैसे कि संडे कार्यग्रहण काल के बाद पड़ता है, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के बाद पड़ता है, यानी कि संडे आपको ज्वाइनिंग टाइम के बाद पड़ता है, तो उस दिन को जो सामान्य जेटी है यानी कि जो नॉर्मल जर्नी पीरियड है, जैसे कि नॉर्मल जो होते हैं 10 दिन 12 दिन जो भी टाइम होते हैं, तो वो सामान्य कार्यग्रहण काल को बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी कि आपका उस जो सामान्य कार्यग्रहण काल है यानी कि 10 दिन 12 दिन है, तो संडे आपको मिलता है तो उस स्थिति में आपको बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी कि सिंपल दोस्तों आप समझें कि आपका जेटी 10 दिन बन रहा है, 10 दिन यानी कि 10वां दिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उस दिन शनिवार है और नेक्स्ट डे संडे पड़ रहा है, तो आप संडे अवेल करके जा सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कोई छुट्टी जाते हैं तो हम लोग लास्ट संडे कैसे लेते हैं, तो वह लास्ट संडे आप जेटी के दौरान भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट दोस्तों और लिखा हुआ है, आगे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अवकाश दिन को कार्यग्रहण काल के पूर्व में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो अवकाश दिन है जो कि संडे है वह ज्वाइनिंग टाइम के पहले यानी कि जब हम रिलीव होते हैं उस टाइम नहीं माना जाएगा। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जो हम छुट्टी जाते हैं तो फर्स्ट और लास्ट संडे जो लेते हैं, तो जो फर्स्ट संडे होता है वह नहीं होगा इसमें। अब जब जर्नी टाइम में जेटी के दौरान आप फर्स्ट वाला संडे नहीं ले सकते हैं, लेकिन लास्ट संडे ले सकते हैं। यह दोस्तों क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यह दोस्तों आपको स्वामी हैंडबुक में भी मिल जाएगा, और सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स जो होते हैं FRASR जो होता है उसमें भी यह टॉपिक क्लियर मेंशन किया हुआ है। और इसका ऐसे हम कॉपी जो है PDF में जो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके ज़रूर डाउनलोड करके और अच्छी तरीके से आप पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप आज तक जर्नी टाइम यानी कि जेटी के दौरान आप संडे अवेल किए हैं या नहीं किए हैं। दोस्तों आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों स्वामी हैंडबुक में ही सेम चैप्टर में आपको मिलेगा, जैसे कि कार्यग्रहण काल का जो चैप्टर है उसमें मिलेगा, जहाँ पर क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने इमेज लगाया हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। यानी कि स्टेशन का मतलब कि रेलवे स्टेशन नहीं, स्टेशन का मतलब कि आपका ग्रुप सेंटर हो गया। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक दिन स्वीकार है यदि आवास परिवर्तन शामिल नहीं हो। आवास परिवर्तन मीन्स आपका कि जीसी अगर एक दूसरे से दूसरे जीसी में अगर नहीं हो रहा है, सेम जीसी में हो रहा है, तो आपको एक दिन स्वीकार है जेटी यानी कि ज्वाइनिंग टाइम। लेकिन यदि आवास परिवर्तन हो यानी कि एक जीसी से आप दूसरे जीसी के बटालियनों में अगर जाते हैं तो उस स्थिति में यह नीचे दिए हुए प्रोफार्मा के तहत आप जेटी अवेल कर सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि 1000 किलोमीटर या उससे कम तक का आपका जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम होता है वह 10 दिन होता है, लेकिन वह 1000 किलोमीटर में अगर आपको 200 किलोमीटर ऐसा है जो कि आप बस से और बाई रोड है, बस या कार या जैसे भी आप सफ़र करते हैं उसमें ट्रेन का रूट नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप 12 दिन जेटी अवेल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर तक, यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक आप जो नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम है वह 12 दिन होता है। आप 12 दिन काट करके आप
रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वह 1000 से 2000 के बीच में अगर 200 किलोमीटर ऐसा है जो कि आपको बाई रोड जाना पड़ रहा हो, वहाँ पर ट्रेन के रूट ना हो, ट्रेन सुविधा ना हो, उस कंडीशन में आप 15 दिन जेटी अवेल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है दोस्तों 2000 किलोमीटर से अधिक। 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर अगर दूरी है एक जीसी से दूसरे जीसी की दूरी अगर 2000 किलोमीटर से अधिक होता है तो उस कंडीशन में आप 15 दिन नॉर्मल जेटी काट सकते हैं। अगर उसमें दोस्तों 200 किलोमीटर अगर बाय रोड भी इंक्लूड होगा तो भी आप 15 दिन ही जेटी काट सकते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन में आप 15 दिन जेटी आप अवेल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप ट्रेन बाई रोड अगर किसी तरह से नहीं जाते हैं, आप बाई एयर जाते हैं, तो बाई एयर में दोस्तों सबसे मैक्सिमम आप 12 दिन जेटी आपका अवेल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह दोस्तों स्वामी हैंडबुक का रूल्स में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों एक ग्रुप सेंटर से दूसरे ग्रुप सेंटर की दूरी पता करने के लिए सिंपली आप गूगल में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जीसी ग्वालियर से जीसी नीमच का मैंने दूरी पता करना चाहता हूँ, तो गूगल में जाकर के टाइप करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ग्वालियर टू नीमच, तो वहाँ पर आपको दूरी दिखाई दे देगा। और नहीं तो दोस्तों आप गूगल मैप में जाइए और वहाँ पर भी आप जीसी ग्वालियर से जीसी नीमच का आप वहाँ पर टाइप करेंगे तो वहाँ पर आप अलग अलग तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि बाई ट्रेन कितनी दूरी है और बाई रोड कितनी दूरी है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं। दोस्तों जेटी में टिकट क्लेम के पैसे शॉर्ट रूट के मिलते हैं, यानी कि आप लॉन्ग रूट से अगर आप ट्रैवल करके आते हैं और लॉन्ग रूट का आप टिकट क्लेम करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जो शॉर्ट रूट होगा उसका ही टिकट क्लेम के पैसे आपको रिफंड मिलते हैं। दोस्तों जेटी के दौरान आप बाई एयर ट्रैवल करते हैं और उसका आप टिकट क्लेम करते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको जो शॉर्टेज रूट का थर्ड एसी का यानी कि थर्ड एसी रेलवे का टिकट का जितना किराया होगा उतना पैसा ही आपको मिलता है। दोस्तों जेटी काटने के बाद आप फाइनली रिपोर्ट करते हैं और वहाँ पर आप ट्रांसफ़र टीए अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसफ़र टीए का दोस्तों आपको बेसिक प्लस डीए का 80% यानी कि 80% प्लस में आपका जो टिकट किराया है वह इंक्लूड करके शॉर्ट रूट का जो टिकट किराया है जितना वह इंक्लूड करके आपको पैसा मिलता है। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।